बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां गजल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी ठीक ठाक है? बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह यू मेड माय डे। लड़कियां क्या सको तो ऑफ कोर्स बिकॉज जैसी आप लगती हैं वही, मतलब आपकी एज तो वही है ना। तो हमारी बहुत ही प्यारी शेफ सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आज हमारे साथ सलमा पर मौजूद, सलमा जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और हमारी बहुत ही प्यारी, हाँ अब तो एक्टिंग में भी जनाब ज़बरदस्त काम करी, ब्यूटिशियन तो हमेशा से मशहूर ही हैं, हुमा ताहिर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। मुझे बताएं, आप लोग अपने जैसे मैं नानी और दादी के वाले से बात कर रही थी, आप लोग अपने बचपन में अपनी फैमिली की ऐसी कौन सी बुजुर्ग ख़वातीन थी जिनको ना बड़ा आइडियलाइज करती थी या जिनसे बड़ा अटैच थी? मैं मेरा ख्याल है मेरी दादी के साथ, अम्मा के बाद दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। मोमानी से बहुत अटैच थी और उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये कि उनसे टोटके सीखने का टाइम नहीं था उस वक्त, उनके साथ शरारतें करने का भरपूर टाइम था क्योंकि बहुत लाइवली थी। मैं तो अक्सर ना जैसे आफ्टर दादापू की डेथ के बाद तो इतनी समझ नहीं होती, बट उनको वो बीच की मांग निकाल के 2 चोटियाँ, क्योंकि मेरे सर पे तेल उन्होंने ज़रूर लगाना, घी मक्खन लगाया करती थी सर पे, तो वो फिर वही चीज़ें मैं उन पे आजमाती थी। तो मुझे आई रिमेंबर कि मैं उन्हें छत पे बिठाया हुआ, धूप है और सर्दियों का टाइम है लाहौर में, तो मैं उनकी 2 चोटियाँ करके हल्के हल्के ना ब्लशर लगा, नेल पॉलिश लगा, तो वो आके से मुझे कहते थे छम्या ना कर, छम्या ना कर। तो लाइक वो टाइम वो कहते हैं ना आपका गोल्डन era, गोल्डन अभी याद कभी चल रहा है। बिल्कुल। आप किससे अटैच थी? मैं बेसिकली अपने बड़े मामू हैं मेरे, हम उनको पूरी फैमिली बाबा जान कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, तो उनके साथ बहुत अटैचमेंट है मेरी अभी भी। लेकिन मैं अपनी नानी और दादी दोनों की, ननिहाल की तरफ से मैं सबसे छोटी बच्ची थी और ददेहाल में मैं सबसे बड़ी बच्ची थी। सबसे पहले मेरे बाद सबसे बड़े भाई थे फैमिली के, तो दोनों के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही और बाबा जान के साथ तो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो सारे टोटके और सारी बातें अभी भी हम उनसे पूछते रहते हैं। ऐसा मज़े की बात है, हमें कोई भी मसला हो हम सबसे पहले उनको बताते हैं ये हाल है, क्या हुआ, अब क्या करें। उनका एक बहुत ही अच्छा, कितनी लकी है ना कि आपके खानदान में ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं कि जिनको आप कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। जी जी। और अब यकीन करो, उनसे कुछ भी बोलो कि दर्द हो रहा है, ये करना है, वो हो रहा है, उनका एक ही होता है कि आप वॉक करें। कह रहे हैं जिंदगी में वॉक नहीं छोड़नी है, चलते फिरते रहो और मेक श्योर करो कि जैसे आज की लाइफ है उसमें 40 मिनट्स किसी पार्क में जाओ और जाके वॉक करो। ये उन चाहे गर्मियों का मौसम हो, अब जैसे आजकल बाबा जान को ये बताया कि आप मॉल में वॉक कर रही होती हैं? ये बताया मुझे पहले यार। मैं सुबह से लेकर शाम तक वॉक कर रही होती। मैंने उनको ये भी बताया कि ट्रेडमिल कर ले, बोले नहीं मॉल में वॉक कर। मॉल में वॉक नहीं, ऑक्सीजन लेना है। मैंने कहा अच्छा हाँ ये सही है। तो उनके साथ हमारे बड़े चुटकुले चलते रहते हैं, हंसी मजाक अलग होता है, लेकिन उनके जो फार्मूलाज हैं हमें जो लाइव मिलते रहते हैं वो हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। माशाल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे। सिर्फ ये नहीं कि मसले मसाइल पे, वो जब से घर में शादी हो जाए, बच्चियों के लिए चीज़ें बनानी हो, बच्चियों की तरबियत करनी हो, आगे से कोई औलाद पैदा हो जाए, घर में किसी की फौतगी हो जाए, तो लिटरली ये जो हमारी सारी जो बड़ी खवातीन होती है ना घर की सारी, जी जी जी, तो देन ये बताते थे, गाइड करते थे कि बेटा इस चीज़ को यूँ करना है, इस चीज़ को हमारे यहाँ ये चीज़ होती चली आ रही है। तो एक तरीके से ना अपनी नॉर्म्स और रिवायत को जिंदा रखे हुए होते हैं। तो जिनके अभी जिंदा हैं तो जनाब वो दे आर वेरी लकी पीपल। आप अपने खानदान में किस बुजुर्ग से ज़्यादा अटैच थी? मदिया अनफॉर्चुनेटली ना मैंने अपनी नानी को देखा, ना नाना को देखा, ना दादी को देखा, ना दादा को देखा, किसी को नहीं देखा। और इनफैक्ट मेरे फादर ही वाज वेरी यंग व्हेन माय दादी पास्ड अवे। तो मेरी जो सबसे बड़ी पुप्पो थी उनको हम जीजी वडी कहते थे। जीजी कहा जाता है पुप्पो को हमारे यहाँ। तो जीजी वडी जो है ना वो हमारे लिए दादी की हैसियत रखती थी क्योंकि उन्होंने मेरे फादर को पाला था और उन्होंने आखिर तक शादी नहीं की थी। क्योंकि उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, उन्हें सारे छोटे भाई बहनों को पाला और उस पालने के चक्कर में, क्योंकि पहले तो बहुत जल्दी यंग एज में शादियां हो जाती थी, तो शायद उनकी एज निकल गई होगी, आई डोंट नो। तो वो आखिर या उनको ये भी होगा कि अगर मैं शादी करूंगी तो फिर मेरे बहन भाई का ख्याल कौन रखेगा? वही मैं कह रही हूँ, शायद जैसे बड़ी बहनों की कितनी कुर्बानियां होती हैं अगर माँ बाप चले जाएं तो। उनको हम बड़ा प्यार करते थे और वो बिल्कुल दादी ही की तरह थी। मतलब ये एक ही फिगर ऐसा था। मेरी दूसरी बहनों ने तो देखे होंगे नानी को, लेकिन मैंने नहीं देखा था किसी को भी। तो मेरा उनके साथ बहुत एक रूहानी अटैचमेंट और एक इस तरह की जो है ना चीज़ें कि वो कुरान शरीफ पढ़ाया करती थी, छोटे छोटे बच्चे आया करते थे हमारे उनके सहन में। तो मैं उनको कहती थी कि आप क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाती हैं कि आपको हर वक्त फिक्र होती है अभी बच्चे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी सफाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो एक बात करती थी जो कि अब जाके साइंटिफिकली प्रूवन है। वो कहती थी ये बच्चे आते हैं ना तो मेरे यहाँ रहमत आती है और मुझे वो रहमत फील होती है।
बच्चों की एनर्जीज की बिल्कुल बात और होती है। और वो इतनी प्यारी खातून थी कि वो कभी उनको डांटती नहीं थी कुरान शरीफ पढ़ाते हुए, कभी ना उनको मारती थी ना कुछ, कोई पिटाई शिटाई नहीं, बहुत प्यार से सब बच्चे इतना प्यार करते थे। मैं उससे बहुत छोटी थी, लेकिन वो आते थे और पढ़ के चले जाते थे, और उसके बाद फिर मैं अपनी दादी की काम किया करती थी। हमारे जो घर होते थे, हम कराची के बहुत पुराने जो कराचीइट्स हैं, हमारी फैमिली उनमें से है। मतलब मैंने ये सुना है कि अराउंड 400 ईयर्स से हम लोग, हमारे इंसिस्टर्स वहाँ पे कराची में आबाद हैं। तो पहले कराची बहुत डिफरेंट हुआ करता था, जहाँ तक मैंने बातें सुनी हैं, पार्टीशन से बहुत पहले की बातें अम्मी से और सबसे। कराची हमेशा से मॉडर्न था वैसे, क्या क्या बताते बड़े बुजुर्ग? नहीं, हम जहाँ रहते थे वो बहुत कराची के पुराने इलाके थे, और वहाँ पर मेरे जो हमारा घर था उसके बिल्कुल दीवार से लगा हुआ मेरे चचा का घर था, बिल्कुल दीवार से लगा हुआ मेरी फूफो का घर था। इस तरह से 3-4 घर होते थे, घर साथ होते थे। उनके बड़े बड़े सहन होते थे। अब तो खैर उनका बिल्कुल चेंज हो गया, वो नक्शा, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं सब कुछ। लेकिन उस वक्त इतना अच्छा लगता था जब वो बच्चे चले जाते थे कुरान शरीफ पढ़ के, और फिर मैं अपनी फूफो से कहती थी, जी आपका कोई काम है तो मैं कर दूँ। तो वो कहती थी कि तुम मुझे मैंने उनको ना बचपन से हल्दी यूज करते हुए बहुत देखा, तो मैं अक्सर उनसे पूछती थी, और हल्दी भी जो ताजी हल्दी होती थी वो, तो जिसको खुद पे पीसते थे, जो आजकल आई हुई है अभी ना मिलती है, उसको छील के वो और उसको धो के और उसके सुखाती थी, फिर उसको पीसती थी। तो मैं कहती थी कि इतनी मेहनत क्यों करती हैं? तो वो कहती थी कि ये इसके अंदर जादू है। अब वो बेचारी समझा नहीं पाती थी। मुझे लगता है वो किसी भी चीज के लिए वो पीती होंगी, खाती होंगी, तो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना। जी तो, बिल्कुल बिल्कुल, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और अब तो वो टर्मरिक कम देते हैं, टर्मरिक लाटेज मिल रही हैं बाहर ट्रैवल करें तो इतना कुछ। और अब तो कैप्सूल्स लोग ले रहे होते हैं टर्मरिक के पाउडर की। जी जी, वो जो प्योर टर्मरिक होता था वो यूज करती थी उसको पीस के। और तो मैंने बचपन से उनको वो देखा। अच्छा, जब मैं बड़ी हुई जाहिर है तो मुझे भी शौक हुआ कि क्या हर्ब्स हैं, चीज़ें हैं, तो मैं इन पर बहुत पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अगर टाइम हो तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊँ इससे टर्मरिक से रिलेटेड, जो मैंने बचपन से जो देखा ना। मैं जब कनाडा में गई तो मुझे टैनिनाइटिस हो गया था, ठीक है। और मैं क्या होता है ये टेनिस एल्बो जो होती है ना, ओके ठीक है, जो आप कोई भी चीज़, मतलब कि मैं ये सेल फोन नहीं उठा सकती थी, मैं सुबह कॉफ़ी का कप नहीं उठा सकती थी, अपने माइक्रोवेव में रखना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, अच्छा मैं मॉन्टेसरी में काम करती थी, वहाँ बच्चों का काम होता था, बच्चों के साथ हमें बड़ा फिजिकल काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। मैं जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, मैं कनाडा के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई और मैंने उसको कहा कि मैं क्या करूँ। उसने कहा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और इसमें जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरा तो काम ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं सक रही हूँ कुछ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर? तो कहने लगा कि इसके इट माइट टेक 1.5 ईयर, 6 months to 1.5 ईयर कंप्लीटली रिकवर करने में। समटाइम्स इतना मेरा बहुत सीवियर था। अच्छा, मुझे जो है वो बचपन से जो जी वो बातें करती थी ना, ये मैजिक है, जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो हल्दी जो है ये तो मैजिकल हर्ब है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैंने क्या किया कि जो ताज़ी हल्दी कनाडा में मैंने ढूंढी, देसी स्टोर से मिल जाती है, उसको मैं सुबह, मेरी आदत होती थी कि मैं जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको मैं उनका जूस निकाल के पीती थी मैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके। तो उसके अंदर मैं छोटा सा हल्दी का टुकड़ा डाल देती थी। अच्छा, ठीक है, इतना तो मतलब वो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून मिल जाता होगा उसका एक्सट्रैक्ट। वो मैं 3 महीने तक मैंने पिया है, 3 महीने सिर्फ, और मेरा दर्द ऐसे गायब हुआ, मुझे लगा कि मेरा हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया विदिन 3 months। और मैं मतलब कि अब तो मुझे इतना बिलीव हो गया इन चीज़ों पे कि ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, ये मैजिक होती हैं। मैजिक होती है भाई। ये पहली चीज़ तो आज के शो से आप भी जरा हल्दी पकड़ ले, मैं भी जरा हल्दी कर दूंगी कि हल्दी कितनी आई भी है मार्केट में, ताजा हल्दी ऑरेंज कलर। सामिया, आप किससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं? अच्छा, मेरा बचपन तो मेरी नानी और दादी के साथ रहा। मैंने कभी अपने नाना और दादा को नहीं देखा, लेकिन मेरी जो दादी हैं वो बहुत ही, कहते हैं ना, देसी, और मतलब उनका पूरा एक टाइमिंग्स थी जो कि जिसको अब हम लोग फास्टिंग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम जा रहे हैं। मैंने उन्हें जिंदगी मतलब उनकी जब इंतकाल हुआ तो आई थिंक वो 84 ईयर्स की थी, 84-86 की माशाल्लाह वो उस वक्त हयात थी। उनका एक दांत भी टूटा हुआ नहीं था, और वो उस उम्र में भी खड़े होकर वो पराठे बनाती थी, वो पुलाव बनाती थी, वो बहुत मतलब करना, सफाई करना, डस्टिंग करना। वो कहती थी मुझे चलना है, फिरना है, वही बात के वॉक करती थी। वो उनकी घर की कैपेसिटी थी तो वो घर के अंदर ही अपना वॉक करती थी। मैंने उन्हें हमेशा देखा कि सुबह वो उठती थी
तो उन्होंने एक चाय ली और कभी भी खाली चाय नहीं लेती थी हमेशा वो कहती थी कि चाय के साथ कोई बिस्किट, कोई केक रस, कोई डबल रोटी, जो भी उनको लेना है वो लें। और ठीक 11 बजे जो है वो पराठा और चटनी, ठीक 11 बजे। और वो चटनी भी थी कि मैं उनके साथ ही होती थी क्योंकि मेरे सारे कजन्स जो हैं वो बाहर रहते थे, तो सारा एक्सपेरिमेंट मेरे साथ होता था। तो अम्मी क्योंकि जॉब करती थी, तो अब वो क्या करती थी, जो वो चटनी सिल पे पीसती थी वो सिल पे पीसती थी। वो चटनी थी इस पे क्या हरी मिर्चें, लहसुन, कभी लाल लहसुन के मतलब हरा लहसुन के साथ जो है वो चटनी बना ली, कभी हरी मिर्चों की चटनी बना ली, कभी लाल मिर्च की चटनी बना ली, कभी अचार ले लिया। तो वो जो खाती थी वो मेरे मुंह में डालती कि तुम भी आओ बैठो, मतलब बच्चे अपनी नानी दादी के साथ बैठते तो वो जो वो खुद खाती हैं। तो वो मुझे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उनसे याद हैं कि मटर पुलाव है या कोई ऐसा नॉर्मल चावल है, तो वो कभी भी रूखे नहीं खिलाती। टमाटर की चटनी कि उसके साथ टमाटर की चटनी या घी, असली घी। तो वो जो देसी जो फील है, तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके से मेरी दादी का है। टमाटर की चटनी से अगर आपको रेसिपी आती है तो जरूर बताइएगा। मेरी सास इतनी अच्छी बनाती थी, अल्लाह बख्शे। तो वो जब मटर वाले चावल बनते थे ना, तो फिर अम्मी टमाटर की चटनी होती है। मैं कहती थी अम्मी मैं तो ये पराठे के साथ भी खा लूंगी। एग्जैक्टली, अच्छा बनाती। और उनका ये बड़ा था कि बहुत सारे टोटके थे जो वो करती थी। जैसे भिंडी वो खाती थी भिगो के रात में, मेथी दाना पानी में भिगो के वो रखती थी, सुबह उठ के वो चिया सीड्स खाती थी। वो मेरी अम्मी को भी कहती थी कि कम से कम एक वो अपने ऑमलेट बनाया या कोई भी हाफ फ्राई अंडा, तो कहती 2 अंडे खाया करो। वो कभी भी एक अंडा खाने को मना करता। जैसे वो केले अंडे खाती हूँ, मैंने कभी जिंदगी में एक अंडा नहीं खाया। कभी मेरी लाइफ है कि मैंने कभी एक अंडा कभी मुझे बचपन में मैंने पता होगा, मुझे भी याद नहीं, क्योंकि वो किसी ने आपकी आदत डाली होगी 100%। 2 अंडे लाजिम है, मतलब एक अंडा हो ही नहीं सकता कि वो 2 अंडा, मतलब 2 अंडे लाजमी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी घर के हवाले से, कैसे मच्छर आते हैं कमरे में तो वो लौंग रख दिया करती थी, खुले घर होते थे छिपकलियां आती थी तो अंडों के छिलके रख दिया करती थी, कई मोर के पर भी रखे जाते थे। जब मोर के पर का हमारे घर में थोड़ा मना है कि अच्छा हम लोग नहीं रखते, क्योंकि वो उसके बारे में अब आई डोंट नो, लेकिन मेरे घर पे मना है। तो हम इनफैक्ट मोर की कोई तस्वीर या कोई स्टैचू या कोई भी कलर आर्ट भी नहीं रख सकते। क्या रीजन है ये तो बताएं। तो बस वो एक होता है, अब अम्मी लोग मना करते हैं। अब मुझे ये होता है कि अब मैं इनसे बहस करूं, इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर हो गया तो फिर इतना कुछ सुनने को मिलेगा तो मतलब बंदा पड़े ही रहा उस मामले, जब काम चल ही रहा है। से भी नहीं बहस रहती थी मोर के पर के ऊपर ना। मैं एक दफा मुझे 2-4 जब मैं कॉलेज में थी तो मोर के पर हम किताबों में रख लेते थे, दोस्तें लाया करती थी। मैं लेकर आई, मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा। मैंने कहा अम्मी सारी ज़ियारतों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, वहाँ मोर के पर के वो हिला रहे होते हैं, हवाएं दे रहे होते हैं। अगर ऐसे कुछ और बने होते हैं, वो शायद हमें लग रहा था, लेकिन वो कुछ और बने होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं। कसम से मोर के पर अभी भी अब्दुल्ला शाह गाजी इतना मोटा मोर के परों का गुच्छा है, जैसे वो ब्यूटी सेंस में, लेकिन वो मध्य हमारे तो बिल्कुल सख्ती से, मतलब वो ब्यूटी हो या वो श्यूटी हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म हो जाता है। तो आप ऐसी कोई चीज ना रखें जो कि आपके घर की बरकत में, उसकी खूबसूरती में, उसके पॉजिटिव वाइब्स में खराबी पैदा करे। एक चीज आपने नोट किया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, ये हमें ना डिसिप्लिन करने के लिए बड़ी बड़ी ऐसी चीजें बताई हुई। जैसे मुझे याद है मेरी दादी, अगर बेड पे अगर मैं बैठ गई हूँ और मैंने जूते पहने हुए हैं तो वो जूते उतार बेटा वरना सांप आ जाएगा। अच्छा मुझे तो ना डर लग गया, जूते पास ही पड़ते थे, सांप आ जाएगा। तो फिर अब बड़े में पता चला कि वो हमें बेसिकली डिसिप्लिन करने के लिए कहते हैं। जैसे बेटा कैंची नहीं चलानी, बेटा कैंची नहीं चलानी, लड़ाई हो जाती है। अच्छा एक और मजे की बात, दर्जी के बगैर घर लड़ाई क्यों नहीं होती? चप्पल उल्टी हो जाए तो जेको जाओ वरना पिटाई होगी। मुझे तो ये लाजमी याद है कि हमारे घर में कोई भी चप्पल उल्टी, हमें भी पता है बचपन में कभी हमने सीधा फौरन दूसरे की चप्पल भी सीधी कर दिया करते, तो वो ये ऊपर आसमान जीजी कहती थी कि दोपहर के टाइम पे ना जब 2-3 बजते हैं, जब बहुत सन ऊपर होता है, बेटा बाहर नहीं निकला करो, वो जिन आ जाते हैं। अच्छा वो जिन क्या हमें तो वैसे डराया जाता है, पता चलता हीट स्ट्रोक हो सकता है, या मगरिब के टाइम पे जो है वो आपने झाड़ू नहीं लगाना या आपने नेल्स नहीं काटने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है ना ये तो कन्वेंशनल विजडम। मेरी नानी ना मगरिब की अजान से पहले पूरे घर की बत्तियां जला देती थी और एक अगरबत्तियां लगाती थी। मेरी अम्मी अब तो बीमार है, लेकिन जब तक मेरी अम्मी ठीक थी, अम्मी का भी यही काम था, मगरिब होने से पहले पूरे घर की लाइटें, और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो बत्तियां पे मेरी भी यही आदत। और उसके बाद अगरबत्ती जलाना मेरी अम्मी की ग्रोसरी में शामिल था। अच्छा अब मैं नहीं कर पाती, कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी मैं ले आती हूँ, कभी मेड को सिखाया हुआ मगरिब की अगरबत्ती लगा दी। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा रूहें गुजरती, नानी ने कहा था रूहें, लेकिन अब मैं रियलाइज करती हूँ इट्स अबाउट द एनर्जी।
अच्छा, मैं आप लोग भी हमें कॉल कर बताएं कि आपके घर जो आपकी नानियाँ दादियाँ वो किस चीज़ पे बिलीव करती थी और लेटर इन लाइफ आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये इनकी इंटेंशंस बड़ी अच्छी थी और मैं अच्छा सिखा ली थी। जैसे आपने नाखून काटने का बताया ना, तो मुझे याद है कि जब हम नाखून काटते थे ना तो वो कहते थे घर के अंदर नहीं, बाहर वाली जो डस्टबिन है ना, बाहर उस वाले डस्टबिन में फेंकने, क्यों चोर आ जाते थे। समझ में नहीं, बेटा नहीं नाखून नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चे नाखून काटते थे, नाखून नहीं तो गिर रहे, हमें ख्याल नहीं होता था। कहते नहीं नहीं नहीं, अब हम शी यूज्ड टू मेक श्योर सारे नाखून काट के बेटा ये भी बाहर। होता है ना कि जब शाम के टाइम पे अंधेरा होता था, पुराने जमाने से ये चीजें चलती खुशबू आ रही लगा के नहीं जा रहा बाल तो वो अगर आप अंधेरे में काटेंगे तो आपका नेल हाथ भी कट सकता है, ठीक है। प्रॉपर नेल कटर तो होते नहीं थे, कैंचियों से पता नहीं किन चीज़ों से काटे जाते थे। या अगर आप मगरिब के टाइम पे झाड़ू ना लगाओ, मतलब कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़मीन पे गिर जाए, कोई जेवर, कोई ऐसी चीज़, और मगरिब में तो वो नज़र ही नहीं आता था अंधेरे में, अगर आपने उठा के वो सारी चीज़ें फेंक दी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कन्वेंशनल विजडम है ये। और अब जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है बहुत सारी चीज़ें, जब हम पढ़ते हैं देखते हैं, जैसे नंगे पाँव जो है वो घास पे चलना, दरख्तों को छूना, ठीक है ना, ये नेचर के करीब जाना। अब साइंस कहती है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसको न्यूट्रलाइज करती है, वो जो नेगेटिव जो हम जमीन से जो चल रहे होते हैं उसमें हमारी बॉडी भी तो एनर्जी से ही चल रही होती है ना, तो उसको अब ये सारी चीजें प्रूवन है कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए ये सब चीजें करना। बिल्कुल। देखो यूजुअली मैं ना शाम के वक्त अगर मैं काम ना कर रही हूँ तो वॉक्स पे चली जाती हूँ, तो मैं यूजुअली घर से बाहर हूँ। लेकिन अगर कभी मैं घर में हूँ तो मैंने फील किया है कि शाम का जब वक्त होता है, असर और मगरिब के बीच में जब अजान होने वाली थी, तो कुछ होता है, दिल को फील अजीब से। तभी तो लोग कहते हैं कि उस टाइम आप जो है वो नमाज के लिए जैसे लोग बैठते हैं, क्योंकि असर और मगरिब का टाइम कम होता है, तो अक्सर लोगों का हमने सुनते हुए, मतलब मैं सुनती हूँ अपने घर में कि हम वज़ू बचा के रखते हैं कि हम असर की नमाज का जो वज़ू है वो मगरिब में ही हम उसके साथ पढ़ें। तो बाज़ों का लोग उसमें तिलावत करते हैं क्योंकि वो आपकी ऐसी एनर्जी का वक्त होता है। अच्छा, अक्सर जैसे लोग कहते हैं ना कि मगरिब के टाइम, जैसे अगर बच्चे शाम में अगर असर के बाद सो गए तो फौरन कहते थे बेटा मगरिब के टाइम नहीं सोना। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। एक साइंटिफिक रीज़न भी बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, एंड देन लेटर इन लाइफ पता चला कि साइंटिफिक रीजन क्या है। बताऊंगी आपको छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि वो बातें, वो रिवायात जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम तक पहुंचाते हैं, उनके पीछे जो हिकमत होती है, स्पेसिफिकली जो मैं अगर हैक्स की वाले से बात करूँ, कुछ चीज़ें मना करते थे, जैसे वो कहते थे मगरिब के टाइम पे नहीं सोना बेटा, मगरिब के टाइम पे नहीं सोना। तो अच्छा, वाकई फिर ऐसा होता था कि कभी ऐसा हो कि आप दिन में अगर सो गए हैं और उसके बाद जब मगरिब की अजान के बाद आपकी आँख खुले, उस टाइम पर आपकी आँख खुले, तो आप कहते हैं मेरा सर बहुत हैवी हो रहा है। तो फिर साइंस ये कहती है कि जब उस वक्त जब सेट हो रहा था, जब सन डूब रहा होता है, तो उस वक्त ज़मीन से जो ऐसी रेज निकलती है कि अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी सो रहा हो या तो वो ऑलरेडी वो और क्या कहते हैं ना, उसको स्लो डाउन हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप कभी भी मगरिब की बात में आपको यार थोड़ा सर चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है। सो ये एक बड़ी रीज़न है जो अब बड़े बुजुर्गों को खुद नहीं पता होगी कि जी साइंस कि उसको किस तरीके से सपोर्ट करिए। लेकिन हमने ये सुना था कि भी खबरदार मगरिब के टाइम सोना मनहूस होता है, जवाल के टाइम तक सोना, जैसे मेरी अम्मी कहती थी। और मैं छुट्टी वाले दिन भी सुबह 7 बजे उठ के बैठी होती हूँ, क्योंकि मुझे होता नहीं मेरी अम्मी कहती थी मुर्दा उठता नहीं है, तो तुम जो पड़ी हुई हो ना उठ के